कि सीढ़ियां उनको मुबारक जिनको छत तक जाना है, आपकी मंजिल आसमान है और रास्ता आपको खुद बनाना है। मैं राहुल त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा संकल्प एकेडमी पर। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10th के विज्ञान के दो पार्ट को कवर कर लिया है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और इस वीडियो में हम लोग आपके किताब के तीसरे चैप्टर मानव ने वायुमंडलीय अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव्स सब्जेक्टिव्स पूर्ण रूप से क्लियर हो जाए और आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपका चैप्टर का ही नाम है मानवीय नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण। सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है कि मानवीय नेत्र क्या है, यह किस तरह काम करता है और किस तरह हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं, है ना। चलिए, तो मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बना रखा है मानव नेत्र का। ये रहा मानव नेत्र। कभी कभी सीधा डायग्राम 5 नंबर बनाने के लिए पूछ दिया जाता है, तो आप लोग देख लीजिए एक बार। एक आपको गोला बना देना है, यहाँ पर आपको एक लेंस बना देना है, इधर और इधर 3 नसें सिलियरी पेशियां बना देना है। इसके बीच में काचा द्रव होता है, आगे वाला कॉर्निया और पीछे वाला रेटिना या दृष्टिपटल। और ये पूरा जो गोला है इसको हम लोग नेत्र गोलक बोलते हैं। इसका जो व्हाइट वाला पार्ट है उसको हम लोग स्क्लेरोटिका यानी श्वेत पटल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो नस है वह नसें दिमाग की तरफ जाती हैं, जो देखने की क्रिया को सही ढंग से क्या बोलते हैं मेंटेन कर पाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसी चीज को देखते कैसे हैं। देखने की जो क्रिया है वह कैमरे की तरह होती है। जिस तरह पुराने जमाने के जो कैमरे होते थे उसमें आगे एक लेंस लगा होता था और पीछे की तरफ फोटो रील होती थी जिसमें फोटो प्रिंट होते थे, है ना। तो उसी तरह हमारे यहाँ पे भी लेंस लगा हुआ है और हमारे लेंस के पीछे यहाँ पे इस वाले एरिया जो है उसको हम लोग रेटिना या दृष्टिपटल बोलते हैं। जब किसी वस्तु से पिछले पर हमने चैप्टर में पढ़ लिया प्रकाश वाले में कि कोई भी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब प्रकाश होता है। तो जब प्रकाश की किरणें जो है किसी वस्तु से टकराकर और हमारे आंखों तक आती हैं तो लेंस से अपवर्तित होती है। क्या होती है? अपवर्तित होती है। प्रकाश का अपवर्तन आपने जान लिया कि अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तित होकर जो उस वस्तु है उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती है। कहाँ बनाती है? रेटिना पर। लेकिन ये जो प्रतिबिंब है वह प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा होता है, जिस कारण वस्तु से छोटा भी होता है और उल्टा भी होता है। अब यहाँ पे काम आता है हमारे दिमाग का। इस नसों के थ्रू जो हमने प्रतिबिंब यहाँ पे रेटिना पे बनाया है वह दिमाग के पास चला जाता है और दिमाग उसको सीधा तथा बड़ा बनाने की क्षमता रखता है, जिससे हम किसी वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं और समझ पाते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ देखने की क्रिया आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब जान लीजिए मानव नेत्र क्या है। तो परिभाषा के रूप में मानव नेत्र या आंख एक अद्भुत प्रकृति प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जब भी जानते हैं कि आंख जो है आर्टिफिशियल तो है नहीं, प्रकृति प्रदत्त है, नेचुरली हम लोग को मिला हुआ है ना। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है समंजन क्षमता, है ना। समंजन क्षमता क्या होती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि अंधेरे कमरे से डायरेक्ट अगर रोशनी की तरफ हम जाते हैं तो हमारी आंखों में एक अजीब सा धक्का लगता है और हमें अपनी आंखों को 2 मिनट के लिए बंद करना होता है। या अगर हम धूप में बाहर चल रहे हो डायरेक्ट किसी कमरे में एंटर करें तो वहां पे हमें कुछ भी चीज दिखाई नहीं देती, 1 मिनट के बाद दिखना शुरू होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है समंजन क्षमता के कारण। हमारी आंखों के यहाँ इधर अगल बगल जो है 3 तरह की नसें होती हैं। उस नसी को हम लोग बोलते हैं सिलियरी पेशियां। क्या बोलते हैं? सिलियरी पेशियां। और ये सिलियरी पेशियां जो है वह टेम्परेचर को क्या करती है? कंट्रोल करती है। आपने कैमरे में भी देखा होगा, जब अचानक हम अपने मोबाइल में कैमरा निकाले तो उस समय डायरेक्ट इमेज जो है बनना शुरू नहीं होता है, इमेज 1 मिनट बाद बनता है। उसी तरह हमारे आंख जो है उस पर क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु को मतलब प्रकाश वाले इलाके से अंधेरे में गए या अंधेरे से प्रकाश वाले इलाके में जब आते हैं तो हमारा आंख का जो सिलियरी पेशियां है वह टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इसमें 2 या 3 सेकंड का समय लगता है। उसके बाद जो है टेम्परेचर कंट्रोल करने के बाद उसका जो अपवर्तन के बाद जो है रिफ्रैक्शन के बाद उसका जो इमेज है वह रेटिना पर बनता है और हम उस वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। और जिस क्षमता द्वारा सिलियरी पेशियां अपना जो है तापमान को बढ़ाती है घटाती है उसको हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। अगर परिभाषा बोला जाए तो आंख द्वारा अपने सिलियरी पेशियों के तनाव को घटा या बढ़ाकर दूर या निकट स्थित वस्तु को साफ साफ देखने की प्रक्रिया समंजन क्षमता कहलाती है, ठीक है। अब आते हैं दृष्टि दोष। पहले एक बार बात ध्यान रखें
कि मेरा वीडियो सिर्फ उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिन्होंने किताब एक बार पहले 2 बार रीडिंग कर दिया है। बिकॉज ये वीडियोस जो है, ये जो सीरीज चल रही है, ये मेनली बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 को टारगेट करके बनाई जा रही है, जिसके कारण मैं सिर्फ रिवीजन वीडियो बना रहा हूं ताकि आपके जो पिछले जो टॉपिक्स हैं जिनको आपने पढ़ लिया है वह जल्द से जल्द रिवाइज कर सके आप। क्योंकि आप लोग अगर बुक से रिवाइज करोगे तो 10 मिनट में पॉसिबल ही नहीं है कि आप अपने बुक्स के सारे सिलेबस को रिवाइज कर पाओ। इसी कारण मैंने एक वीडियो में एक चैप्टर को इस तरह से बनाया है कि 10 या 15 मिनट में आप लोग अपने एक चैप्टर को रिवाइज कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है कि आंख की खराबी, है ना। बहुत सारे लोग हैं कि उनको नज़दीकी जो चीज़ें होती दिखाई नहीं पड़ती हैं या दूर की चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती हैं। जो बूढ़े लोग होते हैं उनको तो ना नज़दीक की ना दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है ना। तो ये क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि दोष। अगर परिभाषा बोले तो समंजन क्षमता घट जाने के कारण दूर या निकट स्थित वस्तु को देखने की क्षमता को खो देना ही दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है, मतलब जो हमारे यहाँ पे जो सिलियरी पेशियां जो होती हैं वह अगर दूर क्या बोलते हैं निकट या दूर दृष्टि जो वस्तु है उसको अगर साफ साफ नहीं देख पा रही हैं तो यह क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा दृष्टि दोष। ठीक है, दृष्टि दोष होते कितने प्रकार के हैं, तो दृष्टि दोष मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष और तीसरा है जरा दूरदर्शिता। ठीक है, नाम से लग रहा है निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें नहीं दिखती होंगी, लेकिन वास्तविकता इसकी उल्टी है। निकट दृष्टि दोष जिसको हो जाता है वो व्यक्ति निकट की वस्तु को देख पाता है, यानी पास की वस्तु को वो देख पाएगा, बट दूर की वस्तु को नहीं देख पाएगा। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष जो होता है यानी दीर्घ दृष्टि दोष जो होता है उसमें हमको दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है बट सामने की वस्तु जो है दिखाई नहीं पड़ती है। और जरा दूरदर्शिता जो है उसमें ना हमको सामने की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी और ना ही दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी। ठीक है, इसका कारण क्या है, रीजन क्या है, तो निकट दृष्टि दोष के होने का जो रीजन है वह है नेत्र गोलक। ये जो आपका नेत्र गोलक है इसका लंबा हो जाना। ठीक है, थोड़ा जब लंबा हो जाएगा तो जो प्रकाश जो है उसका लेंस से अपवर्तित होकर अपना जो प्रतिबिंब है वह कुछ दूरी पर पहले ही बना लेगा। दूरी पहले बनाने का कारण क्या है कि हमारा प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बन नहीं पाता है, जिसके कारण हमको वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। दीर्घ दृष्टि दोष का क्या प्रॉब्लम होता है, तो इसका प्रॉब्लम होता है कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना है और लेंस जो है पतला हो जाता है लेंस, और परिवर्तित होकर जो इसका जो प्रतिबिंब है वह रेटिना के पीछे बनने लगता है यहाँ पर, जिसके कारण हमको दिखाई नहीं पड़ता है और हम दूर की वस्तु को नजदीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते। जरा दूरदर्शिता वाला जो समस्या है वह केवल और केवल बूढ़े लोगों को होता है। क्यों होता है, तो समय के साथ साथ हमारी जो शरीर की ढांचा जो है वो क्या होती है, कमजोर हो जाती है। समय के साथ हमारे शरीर की ढांचा कमजोर हो जाती है, यानी सिलियरी पेशियां भी जो है वह भी कमजोर हो जाती है। उनका तनाव जो है ज्यादा वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। जैसे कि अगर मोबाइल पुराना हो जाए तो थोड़ा हैंग करने लगता है, उसी तरह अगर जो लोग होते हैं वो बूढ़े हो जाएं तो उनकी जो सिलियरी पेशियां हैं उनको क्षमता को घटाने या बढ़ाने की जो क्षमता होती है वो वीक हो जाती है, जिसके कारण ना हमको नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है और ना दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है। ये वाला जो प्रॉब्लम है सिर्फ बूढ़े लोगों को होता है, बुढ़ापे में होता है। ठीक है, अब आई उपचार की बारी। कि समस्या है तो समाधान भी होगा, दुनिया में ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। निकट दृष्टि दोष का जो उपचार है वह हम लोग अवतल लेंस से करते हैं। इस अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी करते हैं। ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार जो है उत्तल लेंस से किया जाता है और इस उत्तल लेंस को ही हम लोग अभिसारी भी कहते हैं। जरा दूरदर्शिता को जब उपचार है वह बायोफोकल द्वारा होता है। बायोफोकल आपने देखा होगा एक तरह का चश्मा होता है, बहुत सारे लोगों को, आपने बूढ़े लोगों को खास करके चश्मा देखा होगा। इस तरह की चश्मा रहेगा, उसमें एक बड़ा लेंस होगा और नीचे की तरफ यहाँ पे एक छोटा सा लेंस होता है, यानी ऊपर वाला उत्तल होता है, नीचे वाला अवतल होता है। दोनों लेंस एक साथ में कंबाइन कर दिया जाता है और इसे ही बायोफोकल लेंस कहते हैं। ठीक है, बात समझिए। अब इसको बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में तो तीनों में से 2 आना निश्चित है, एकदम कंफर्म है कि आते ही है, बट बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज होकर याद तो करते हैं लेकिन गलत करके चले आते हैं कि निकट दृष्टि दोष का उत्तल होगा या अवतल, या दीर्घ दृष्टि दोष का अवतल होगा या उत्तल। इसके लिए मैं ट्रिक बताना चाहूंगा कि 3 4 2 3, 3 4 2 3। आप लोगों ने नहीं समझा, देखिए निकट, देखिए निकट में कितने अक्षर है, 1 2 और 3। यहाँ पे इसका जो उपचार है अवतल लेंस, इसमें कितने अक्षर है, 1 2 3 4, है ना। दीर्घ दोष में कितने लेटर है, 1 और 2, और इसमें कितने लेटर है, 1 2 और 3, है ना। तो अगर हम बोले तो 3 4 2 3, 3 4 2 3, यानी निकट दृष्टि दोष में 4 लाइन यानी कि अवतल लेंस
और दीर्घ दृष्टि दोष 2 है तो 3 यानी कि उत्तल लेंस। ठीक है, यहां तक आप लोगों ने समझ लिया। अब जो है छोटा सा एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट है कि दूर बिंदु क्या होता है और निकट बिंदु क्या होता है। दूर बिंदु का मतलब वह दूरी, वह अधिकतम दूरी जहां तक हमारी आंख किसी वस्तु को साफ साफ देख पाए उसको हम दूर बिंदु कहते हैं, है ना, या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम अधिकतम दूरी भी कही जाती है। तो यह अनंत है, क्योंकि जिसकी आंख जितनी ज्यादा जो समझन क्षमता है जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा वह उतना ज्यादा दूर की वस्तु को देख पाएगी। यह डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम उसको अनंत लिखे, अनडिफिनिट। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका अपोजिट निकट बिंदु। निकट बिंदु डिफाइंड है, 25 सेंटीमीटर होता है। भले इससे पहले की वस्तु को हम देख पाते हैं, बट हमें नहीं देखना चाहिए। हमें जो है किसी वस्तु को कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख के देखना चाहिए, ताकि उस वस्तु को हम साफ साफ देख सकें और हमारे आंखों को कोई भी असर ना हो। ठीक है, उसके बाद वाला जो पॉइंट है वह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? तो आपने इंद्रधनुष तो देखा ही होगा। इंद्रधनुष जो है वर्ण विक्षेपण के कारण ही होता है। क्या होता है मैं बताऊंगा थोड़ा, यहाँ पे इस डायग्राम के माध्यम से समझिए। ये जो है ये हो गया आपका प्रिज्म, हो गया ये प्रिज्म है। इसकी 5 सतहें होती हैं। कोई भी जो श्वेत प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश का मतलब सूर्य की किरण, उसमें 7 रंग छिपे होते हैं। कितने रंग छिपे होते हैं? 7 रंग। तो उसी एक रंग का प्रिज्म से टकराकर अपवर्तित होकर 7 रंग में, कितने रंगों में? 7 रंग में विभक्त होने की जो घटना है, 1 2 3 4 5 6 7 रंग में जो घटित होने की घटना है उसको ही हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, इसका एक क्रम होता है बेंजानी पिनाला, है ना। पहले एक बार डेफिनेशन देख लेंगे वर्ण विक्षेपण किसे कहेंगे। तो प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त होने की घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसका क्रम होता है बेंजानी पिनाला। बेंजानी पिनाला का मतलब क्या है कि बै से हो गया बैगनी, ठीक है, बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी तथा ला से लाल। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं इनको विब्जियोर बोलते हैं। बी से वायोलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। ओके, यही क्रम होता है जो एक वर्ण आया और वह प्रिज्म से टकराकर 7 रंग में विभक्त हो गया। ठीक है, इसको हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कभी कभी 5 नंबर में पूछ लिए जाते हैं कि इंद्रधनुष कैसे होता है, इसके बारे में विस्तार से बताएं, है ना। अगर आपने नोटिस किया होगा तो इंद्रधनुष जो है रेनफॉल के जस्ट बाद होता है। रेनफॉल मतलब बारिश होने के जस्ट बाद होता है। कैसे? तो जब बारिश हो जाती है और अगर उसी वक्त धूप उग जाए, है ना, तो जो बारिश की बूंदें जो होती है ना वो प्रिज्म की तरह कार्य करती है। किसकी तरह कार्य करती है? प्रिज्म की तरह कार्य करती है। और जो सूर्य की प्रकाश है वह बारिश की बूंद पर टकराती है और उसको वर्ण विक्षेपण के तहत 7 रंगों में विभक्त कर देती है। कितने रंगों में? 7 रंगों में। और विभक्त होने के बाद आसमान में एक 7 रंगों की पट्टी बनती है जिसको हम लोग इंद्रधनुष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष। हमारे हिंदी कहावतों में उसको क्या बोला जाता है कि वह भगवान जी का धनुष है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंद्र जी का धनुष है, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग साइंस पढ़ोगे तो आप लोग को मालूम चलेगा जो वह बूंदे हैं पर बारिश की बूंदे वह प्रिज्म की तरह वर्क करती हैं और वर्ण विक्षेपण के तहत वह 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है और एक पट्टी का निर्माण होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष। ठीक है, आगे वाला जो पॉइंट है प्रकाश का प्रकीर्णन, है ना, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश के किसी एक कण पर पड़कर छितराने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। अगर आप समझे इसको, जो अगर समझना चाहें तो मैं बताऊंगा। जो हम लोग मान लीजिए किसी रूम में, अभी मैं इस रूम में इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, तो यहाँ पे तो सन की डायरेक्ट जो लाइट है वो नहीं आ पा रही है, बट फिर भी हम यहाँ की जो बोर्ड पे जो भी चीज लिखा है उसको देख पा रहे हैं। आप मेरे फेस को देख पा रहे हो। क्यों देख पा रहे हो? हमने तो पिछले वीडियो में पढ़ा था कि बिना प्रकाश के किसी वस्तु को देखना संभव ही नहीं है, और यहाँ तो प्रकाश डायरेक्ट नहीं आ रहा है, तो फिर हम कैसे देख रहे हैं? तो बात समझिए, आप प्रकाश जो है किसी कण पे पड़ गया और किसी भी होल, जानते हैं आप, जैसे कि धूल कण जो होते हैं, जैसे आप खिड़की हो गया या किसी तरह के कोई भी घरों में सुराख हो गया, किसी तरह का कोई छेद हो गया, तो वहां से जो किरणें आती हैं वह कण पे पड़ के छितराती हैं। अगर आप विंडो को ध्यान से खोले तो वहां पे छोटे छोटे कण आपको उड़ते हुए नजर आएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं धूल कण। क्या बोलते हैं? धूल कण। तो प्रकाश के किसी एक किरण का धूल कणों पे पड़ के छितराने या फैलने की घटना को प्रकाश का
प्रकीर्णन कहा जाता है। ठीक है, और इसी कारण हम लोग दिन में किसी भी वस्तु को जहां सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो या ना पड़ रहा हो फिर भी हम देख पाते हैं, लेकिन रात में नहीं देख पाते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाते हैं कि अंतरिक्ष से आकाश का रंग काला क्यों दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहला बात जान लीजिए आप, जो हम लोग को जो है आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, ऐसा क्यों दिखाई पड़ता है? तो हमारा जो वायुमंडल है उसमें धूल कण है, वायु है, छोटे छोटे गैस है, गैस अणु है, धूल कण है, कण है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। उसमें जो सबसे छोटा कण है, सबसे छोटा कण जो है वह है गैस, वायु, है ना। और वायु जो है वह नीले रंग को अधिक प्रकीर्णित करता है। समझ पा रहे हैं? वायु जो है वह नीला रंग को अधिक प्रकीर्णित करता है, जिसके कारण हमको आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। लेकिन अंतरिक्ष में, क्या अंतरिक्ष में वायुमंडल है? क्या वहां पे वायु है? नहीं है। और वायु नहीं होने के कारण हमारे जो वहां जो प्रकाश की जो किरणें हैं वहां पे किसी चीज प्रकीर्णित होती ही नहीं है, और इस कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। पर मानवीय नेत्र वायुमंडल अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण के जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे मैंने उसको इस वीडियो के माध्यम से कवर कर लिया है। ये आपके रिवीजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और आपको अब बुक को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर हमारी मेहनत आप लोगों को पसंद आ रही है, आप हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हम लोग को भीतर से मोटिवेट करेगा, ताकि हम आपको एकदम प्योर और अच्छे अच्छे जो स्टडी मटेरियल्स हैं प्रोवाइड कराते रहें और आपके एग्जाम को इजी बनाते रहें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।